हेलो एंड वेलकम टू थिंक टैक्स। आज हम समझेंगे फाइनेंस एक्ट 23 से रिलेटेड कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स विच आई थिंक आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन एंड विच आर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। लेट अस रिविजिट द अमेंडमेंट्स। जो पहला चेंज है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे लोग डबल डिडक्शन क्लेम करते थे। पहला डिडक्शन वॉज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24 वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सेकंड, जब इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो ओवर द ईयर्स पे किया है उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानकर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं अंडर सेक्शन 48। नो अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 48 बाय इंसर्टिंग अ प्रोवाइजो आफ्टर क्लॉज 2 जो कहता है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट क्लेम अंडर सेक्शन 24। सो इट कैन बी सेड दैट द इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है अगर सेक्शन 24 में डिडक्शन क्लेम नहीं करी है। सेकेंड अमेंडमेंट इज ऑन सेक्शन 55 विच टॉक्स अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ intangible assets. Up till Finance Act 23, there was no clarity with regards to cost of acquisition for certain intangible assets. इसकी वजह से काफ़ी litigation हुई है in the past. Therefore, Finance Act has now clearly mentioned in the law that cost of acquisition and cost of improvement for intangible assets for which no consideration is paid shall be taken to be nil. Third amendment is in section 92D with regards to submission of transfer pricing documentation. पहले आपको 30 डेज में सबमिट करनी होती थी टीपी रिपोर्ट, दैट इज टीपी डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब इस टाइम को 30 डेज से रिड्यूस करके 10 डेज कर दिया है। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है कि कुछ एसएससीज फॉर्म 3C भी सबमिट करने के बाद टीपी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे तो इसमें ये नहीं समझ आता कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपने बेंचमार्किंग करना, टेस्टेड पार्टी को डिटर्मिन करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट करना, ये सब कैसे कर लिया। सो इन माई व्यू इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। इन द मेमोरेंडम ऑल्सो इट इज़ मैंशन दैट वाई डज द एसएससी वॉन्ट्स 30 days when this document is readily available with the SSC. This change will help to timely complete the TP assessments. Kindly note that this amendment will take effect from 1st April 23. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई व्यू एंड प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि TDS के मिसमैच आते हैं अगर TDS डेफर करते हैं फ्यूचर ईयर्स में, या आप इनकम ऑफर करते हैं एक्रोल बेसिस पे पर जो पेयर है TDS डिडक्ट करता है ऑन पेमेंट बेसिस। ऐसे केसेस में इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लेम TDS क्रेडिट सिंस इट इज़ नॉट ऑफर टू टैक्स इन द ईयर in which tax is deducted. Now, in order to remove this difficulty, Section 155, which is titled Other Amendments, has been amended by bringing in subsection 20 to Section 155. Now, you can write to the assessing officer to make necessary changes to intimation or to the assessment order within 2 years from the end of the financial year in which such tax is deducted. In continuation, necessary amendment has also been made to section 244A, which says that the refund arising out of the rectification or the application shall be for the period from the date of application to the date on which the refund is actually granted. Next amendment is bringing the non-resident investors within the ambit of section 56(2) subsection 7 clause B to eliminate the possibility of tax avoidance. सेक्शन 56(2)(7)(b) कहता है कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर अ सम विच इज मोर देन द फेयर वैल्यू, देन दैट एक्सेस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी. दिस वॉज डन टू प्रिवेंट जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ unaccounted money through share premium received from resident investors in a closely held company. The applicability of this section was limited only to the residents, and now by Finance Act 23 the words being resident have been removed and this section is now applicable to every person. Next amendment, specifying the time limit for bringing consideration against export proceeds into India. Earlier, there was no time limit prescribed in the Act for timely remittance of exports proceeds from sale of goods or provision of services by SEZ units for claiming deduction under section 10AA. Hence, a new subsection 4A to provide that the deduction under section 10AA of the Act तभी मिलेगी if the proceeds from sale of goods or provision of service is received
into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year. The last amendment which I wanted to cover here is with regards to section 80G, which talks about donation received by certain NGOs. In this section, 3 funds or institutions have been removed which were currently running on the name of the person. These 3 funds are reflecting on your screen at the moment. अब इसको सेक्शन 80G से एलिमिनेट करने का क्या रीज़न है, ये तो मेमोरेंडम में भी मेंशन नहीं है. बस इतना मेंशन है कि किसी नेम ऑफ पर्सन वाले इंस्टीट्यूशंस को हटा दिया है सेक्शन से. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.